हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए औषधि सीरीज की साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आ चुके हैं। तो सभी को राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? कमेंट कर जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। होली की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग होली अच्छे से मनाइए और सुरक्षित रहिए और अपना स्टडी भी करते रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जाम, चाहे होमगार्ड हो चाहे कहीं जहाँ पर भी साइंस पूछा जाता है, उसके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो बात करें होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025 या जिले वाइज भर्ती है, कुल पोस्ट की बात करें तो 41,424 पोस्ट के लिए यह भर्ती चल रही है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पोस्ट पर यह भर्ती वो होगी, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पोस्ट के लिए कंपटीशन होगा, जिसमें साइंस भी एक सब्जेक्ट है जो आपका महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है। तो तरल पदार्थ उनका घनत्व मापने के लिए क्या आर्द्रता मापी का मापते हैं, हाइड्रोमीटर को उपयोग करते हैं, हिस्पोमीटर या फिर फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो तरल पदार्थों का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? हाइड्रोमीटर का तरल पदार्थों का घनत्व मापने के लिए। वहीं अगर हाइग्रोमीटर होता, क्या अगर आपका हाइग्रोमीटर होता तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है? तो आर्द्रता मापने के लिए वो हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। जबकि अगर हाइड्रोमीटर होगा तो वहाँ पर तरल पदार्थों का घनत्व मापने के लिए इसका होता है। जैसे कोई भी पदार्थ है, उसमें वो कितना घना, उसमें उसकी कुल मात्रा में उसके कितना वो अधिक घना, यानी कितने अधिक उसमें पार्टिकल हैं उसके कुल मात्रा में उपस्थित हैं, वही उसका क्या होता है? घनत्व होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है वो किसी पदार्थ का भी घनत्व होता है। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। यानी मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, उसमें उसके कण या पार्टिकल हैं वो कितने पास पास या कितने दूर दूर हैं, वही क्या होता है? उसका घनत्व होता है। क्या होता है? वही उसका घनत्व होता है। फेदोमीटर की बात करें तो फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई वो मापने के लिए किया जाता है। क्या? समुद्र की गहराई नापने के लिए की जाती है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। हिप्सोमीटर की बात करें तो समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आर्द्रता मापे से आर्द्रता या नमी को वो मापा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए लेजर का, रडार का, सोनार का या फिर क्यूबा का उपयोग किया जाता है। तो पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम लोग रडार का उपयोग करते हैं। किस यंत्र का उपयोग करते हैं? रडार वो उसका उपयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो रेडियो नेविगेशन रेंजिंग होता है। क्या होता है? रेडियो नेविगेशन रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, जो ऊंचाई से नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सोनार का उपयोग है साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग होता है। वहीं बात करें क्यूबा का उपयोग कौन लोग करते हैं? तो गोताखोर लोग क्यूबा का उपयोग करते हैं। सोनार वो क्या होता है? गहराई से ऊपर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। इको लोकेशन का उपयोग जहाजों में क्या मापने के लिए होता है?
प्रकाश की गहराई, मछलियों की घनता, पानी की गहराई या फिर समुद्री वनस्पति की सघनता मापने के लिए किया जाता है। तो बात करें इको लोकेशन का उपयोग जो है किसके लिए होता है, तो पानी की गहराई को मापने के लिए जो है इको लोकेशन का उपयोग जो है जहाज़ों में किया जाता है। यह एक प्रकार का जो है सोनार का ही टाइप होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा पता लगाने के लिए या फिर ध्वनि की जो है धारा की दिशा पता लगाने के लिए। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है वो धारा की जो है दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका, गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा को लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हवा की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हवा की गति को मापने के लिए क्या ओडोमीटर का उपयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं, एनीमोमीटर का उपयोग या फिर एमीटर का उपयोग किया जाता है। तो हवा की गति को मापने के लिए जो है एनीमोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर जो है इसका उपयोग जो है हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। वही बात करें ओडोमीटर का, ओडोमीटर का उपयोग जो है वो गाड़ियों में किया जाता है। जो बाइक हो गई या फिर कार हो गई उनमें या तो फिर ट्रक हो गया जिसमें ओडोमीटर लगा रहता है, जिसमें हमें चली गई दूरी जो है वो पता चलती है। क्या पता चलती है, तो चली गई जो दूरी है वो किससे पता चलती है, ओडोमीटर से। हाइग्रोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, आर्द्रता को मापने में। आर्द्रता मापने में किसका उपयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर का। वही बात करें एमीटर का उपयोग जो है विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। किसको मापने में, विद्युत धारा किससे मापा जाता है, तो एमीटर का उपयोग करके जो है वो मापा जाता है। हवा की जो गति है, जब हवा जितनी गति से चल रही है और जब रुकती है या जितनी हवा जैसे लू हो गया वह किस गति से जो है मूव कर रहा है, उसको मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम, एनीमोमीटर का ही उपयोग वहाँ पर किया जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन, यानी कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उस झूठ को पता लगाने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है। क्या टेलीस्कोप है, फेटोमीटर है, पॉलीग्राफ है या फिर टैकोमीटर है। तो झूठ का पता लगाने के लिए किस मशीन का जो है उपयोग किया जाता है। जैसे कोई क्राइम करके, जहाँ पर क्राइम होता है अधिकतर आप लोग देखेंगे क्राइम वाले सीन पर ही झूठ का पता लगाने के लिए मशीन का उपयोग करते हैं। तो क्राइम जब पता लगाने के लिए झूठ की मशीन जो है उसका कौन सी झूठ की मशीन का जो है उपयोग करते हैं, तो पॉलीग्राफ जो है वो झूठ का जो है पता लगाने वाली मशीन है। इसमें जो है ये हार्ट बीट को जो है काउंट करती है। जब हम लोग झूठ बोलते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट जो है इन सबको काउंट करते हैं, जिससे जो है ये पता चल जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा है। इस प्रकार जो है कुछ जो है झूठ बोलने वाले मशीन को जो है फिट आउट किया जाता है। एक चेयर होता है स्पेशल, और ये जो उपकरण होते हैं इन उपकरणों का उपयोग करके जो है वो व्यक्ति को जो है उसके बाद उनसे जो है उनका जो भी क्राइम संबंधित जो है प्रश्न हो है वो पूछा जाता है। और अगर वो अड़कते हैं या फिर कुछ ऐसा जो उनकी हार्ट बीट या फिर ब्लड प्रेशर कुछ भी जो हाई होता है, जिससे जो है मशीन जो है रीड करती है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भट्टियों जैसे उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे भट्टी है, जैसे उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र का बात किया जाए तो उपयोग किए जाने वाले जिसमें जो भट्टी होती है लगभग टेम्परेचर की बात करें तो 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास होता है। तो इसके मापने के लिए तो जो है क्या बोलोमीटर का उपयोग करते हैं, पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, एमीटर या फिर फ्लक्सीमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसको मापने के लिए जो उच्च तापमान को कौन से यंत्र का, तो पायरोमीटर जो यंत्र है इसका उपयोग
किया जाता है। कौन से यंत्र का? पायरोमीटर जो है इसका उपयोग जो है इसको मापने के लिए किया जाता है। इसमें आग जो है विकिरण के माध्यम से जो है तापमान बढ़ता जाता है। जैसे शुरू का है विकिरण के माध्यम से क्या है हमको तापमान मिलता है, तो जो है इसका भी मापने के लिए जो है पायरोमीटर का ही उपयोग किया जाता है। फ्लक्सोमीटर की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स मापने के लिए किया जाता है। एमीटर धारा मापने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि किस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान न तो सृजित होता है और न ही विनाश होता है। यानी किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो है द्रव्यमान न तो खत्म होता है न ही उत्पन्न होता है। क्या ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियम के अनुसार या फिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार? तो जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि न तो ऊष्मा को उत्पन्न किया जाता है या न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट यानी न ही सृजित किया यानी न ही बनाया जा सकता है और न ही उसका विनाश यानी उसको खत्म किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जो है द्रव्यमान या ऊर्जा को जो है कुछ भी चीज़ है जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? केवल एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जो इसको परिवर्तित किया जाता है। वही बात करें रसायन विज्ञान के जनक के तो एंटोनियो लेवोजियर जो हैं वो रसायन विज्ञान के जो हैं वो जनक हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को द्रव्यमान हो या ऊर्जा हो कुछ, तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण है तो द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार हो जाएगा कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो है वो परिवर्तित किया जा सकता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम जो है प्रस्तावित किया था? तो स्थिर अनुपात का नियम क्या अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रस्तावित किया था, जोसेफ प्राउस्ट ने या फिर ई गोल्डस्टीन या फिर जे थॉमसन के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था? तो जो है स्थिर अनुपात का नियम जो है जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा जो है वो प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? तो परमाणु की अविभाज्यता के बारे में क्या डाल्टन ने बताया था, गोल्डस्टीन ने, बोर ने या फिर रदरफोर्ड ने बताया था? तो बात करें परमाणु की अविभाज्यता के बारे में, डाल्टन का जो परमाणु मॉडल है वो जो है आया था। डाल्टन ने बताया था कि जो है परमाणु अविभाज्य यानी परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये नियम कब दिया था? तो 1803 में जो है ये इन्होंने बताया था कि परमाणु जो है अविभाज्य है, यानी परमाणु का जो सिद्धांत है ये किस अविभाज्यता का सिद्धांत 1803 में जो है डाल्टन के द्वारा दिया गया था। बाद में जो है परमाणुओं को जो है अलग अलग देखा जाए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो है और इसकी खोज हुई कि जो है परमाणु भी विभाज्य है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। किन कणों से मिलकर बना हुआ है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे छोटे कणों से मिला है। रदरफोर्ड की बात करें तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी और जो है गोल्डस्टीन की बात करें तो इन्होंने प्रोटॉन की जो है खोज की थी। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी और नाम जो है रदरफोर्ड के द्वारा जो है इसका दिया गया था। जो है न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है उपस्थित होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। वहीं बात करें इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्षा में जो है चक्कर लगाता है, इस पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। यहाँ पर आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि तत्व का वह सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है क्या कहलाता है? तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा है जो अपने गुणों के जो बनाए रखता है? क्या यौगिक होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है या फिर अणु होता है? तो तत्व का सबसे छोटा जो है वो कण कौन सा है जो अपने गुणों को बनाए रखता है? तो उसे अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अणु कहते हैं।
परमाणु जो है अणुओं से मिलकर जो है बना होता है। अणुओं को जो मिलाएंगे तो तत्व बनेगा और तत्वों को मिलाकर जो है यौगिक का निर्माण होता है और यौगिक से जो है एक मिश्र पदार्थ या मिश्रण जो है वो प्राप्त होता है। परमाणु की बात करें तो परमाणु जो है वो सबसे छोटा है। इससे छोटे की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जो है परमाणु का निर्माण करते हैं। परमाणु जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में जो है वो भाग लेता है। क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में जो है परमाणु ही भाग लेते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरमाणविक कण नहीं है? कौन सा एक अपरमाणविक कण नहीं? क्या अणु नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं या फिर प्रोटॉन नहीं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये परमाणविक कण है, यानी ये इनसे मिलकर ही परमाणु जो है वो बनता है। तो अपरमाणविक कण नहीं, कौन सा नहीं? तो अणु जो है एक अपरमाणविक कण है। क्या है? एक जो है अपरमाणविक कण नहीं, यानी ये परमाणु से मिलकर बना है, इससे परमाणु नहीं बना है। तो ये क्या है? ये अपरमाणविक कण नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अपरमाणविक का मतलब होता है परमाणु के भीतर। किसके भीतर? अपरमाणविक का मतलब सीधा सा हो जाएगा कि परमाणु के भीतर जो है पार्टिकल जो पाए जाते हैं। तो परमाणु के भीतर क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित होते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु की प्रकृति द्विपरमाणविक होती है? तो कौन से अणु की जो है प्रकृति द्विपरमाणुविक यानी डाई एटॉमिक होती है, जिसमें दो परमाणु जो है उपस्थित होते हैं? क्या हीलियम है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है या फिर आर्गन है? तो द्विपरमाणुविक कौन होता है? तो ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है। कौन? ऑक्सीजन पर जो ऑक्सीजन नेगेटिव क्या करते हैं? O2 जो है वह द्विपरमाणुविक होता है। क्या है? दो ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर जो है ऑक्सीजन बनता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि शब्द जो है परमाणु को किसने खोजा? परमाणु शब्द की खोज डाल्टन ने की, कणाद ने की, लुवेजियर ने की या फिर डेमोक्रिस्ट ने की थी? तो परमाणु जो है इस शब्द की किसके खोज किया है? तो डेमोक्रिस्ट के द्वारा इस शब्द को खोजा गया था। सबसे पहले जो है इसके बारे में जो है किसने बताया था? तो बात करें तो महर्षि जो है कणाद के द्वारा इसके बताया गया कि जो है संसार का सबसे छोटा कण जो है वो परमाणु होता है। क्या होता है? सबसे जो छोटे कणों से मिलकर बना, लेकिन उसका नाम उन्होंने नहीं दिया था। वह डाल्टन ने जो है परमाणु का सिद्धांत जो है 1803 में जो है प्रस्तावित किया था। कब प्रस्तावित किया था? तो 1803 में जो है इसको प्रस्तावित डाल्टन के द्वारा किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं? अणु, तत्व और मिश्रण दोनों या फिर मिश्र धातु? तो जो परमाणु है रासायनिक रूप से जुड़कर जो है वो अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अणु का। अणु जो है मिलकर क्या बनाते हैं? तत्व बनाते हैं। तत्व मिलकर यौगिक का जो है वो निर्माण करते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और गुणों बनाए रखता है उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर अणु कहते हैं। पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसका क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व है और वह अपने गुणों को बनाए रखता है, वो उसको क्या कहते हैं? उसको अणु जो है वो कहा जाता है। जो स्वतंत्र रूप से जो है वो भाग रासायनिक अभिक्रिया में नहीं लेता है। परमाणु क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी जो है संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु, न्यूट्रॉन, परमाणु या फिर नाभिक? तो जो है किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को जो है वो अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु जो है किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई होती है जो परमाणुओं से मिलकर जो है रासायनिक अभिक्रिया में बनती है। किससे मिलकर बनती है? तो परमाणुओं से मिलकर बनती है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है
कि अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए किस मार्ग या विनिर्माण सतह के रूप में कार्य करता है। अंतःकोशिकीय जो परिवहन है के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह के रूप में कार्य कौन करता है? राइबोसोम करता है, अंतःप्रद्रवी जालिका करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है या फिर प्लास्टिड करता है। तो कौन कार्य करता है? तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो है यह वह विनिर्माण के लिए जो है मार्ग और परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह के रूप में जो है वो कार्य करता है। तो राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो है इसको प्रोटीन का जो है फैक्ट्री या प्रोटीन हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसको जो है कोशिका का जो है पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस जो है वो कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिन कहलाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाते हैं, यूकैरियोटिक कहलाते हैं, फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। जिनमें जो है कोशिका केंद्रक जो है केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है उनको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है और जिनमें अवस्थित होती है उनको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो है कोशिका झिल्ली जो है केंद्रक झिल्ली जो है उपस्थित होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में जो है पुरानी कोशिकाएं होती है जिसमें केंद्रक झिल्ली जो है अनुपस्थित होता है। क्या होता है? केंद्रक झिल्ली जो है अनुपस्थित होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? तो कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य की बात करें क्या प्रोटीन का संश्लेषण है, पदार्थों के आवागमन को विनियमित करना है या फिर संरचनात्मक सहायता प्रदान करना है या फिर आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करना है। तो बात करें कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य की तो कोशिका झिल्ली जो है इसका प्राथमिक कार्य जो है वो क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली जो है इसके प्राथमिक कार्य की बात करें तो आवागमन का विनियमन करना जो है वो कोशिका जो पदार्थ हैं इनके आवागमन को विनियमित करना है, यानी जो पदार्थ कौन से अंदर से बाहर जाएंगे और कौन पदार्थ बाहर से अंदर आएंगे इसका जो है नियंत्रण करने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। प्रोटीन का संश्लेषण की बात करें तो राइबोसोम के द्वारा होता है। संरचनात्मक सहायता कौन प्राप्त करता है? तो ईआर के द्वारा जो है संरचनात्मक जो है सहायता प्रदान की जाती है। आनुवंशिक जानकारी संग्रहित किससे होती है? तो डीएनए जो है यानी न्यूक्लियस से जो है इसकी जो है आनुवंशिक जानकारी प्राप्त की जाती है। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। कोशिका के इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न थे। आशा करते हैं कि यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। जो 20 प्रश्न थे ये हमारे चैनल सरकारी रोजगार के द्वारा जो है डेली बेसिस पे जो है कराया जा रहा है। यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम को आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।